प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में ऐसे वन में आने वाले पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम रचना विभाग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इस भाग में आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहले अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि परीक्षा में आपको अनुच्छेद लिखने के लिए नहीं आएगा। आपको उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको अनुच्छेद में बताई गई बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहले जान लेते हैं अनुच्छेद कहते किसे हैं। किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विषय को 10 से 12 पंक्तियों में लिखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात है, विषय को 10 से 12 पंक्तियों में लिखना चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी पंक्तियां लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 से 12 पंक्तियां होनी ही चाहिए। उदाहरणों का संकेत भर पर्याप्त होता है, विस्तृत वर्णन नहीं। जो हम उसमें उदाहरण देते हैं तो हमें उनका केवल संकेत ही देना चाहिए, ये नहीं कि हम उन्हें विस्तार से लिखें। विषय का आरंभ सीधे विषय से होता है, इधर उधर की भूमिका से नहीं। विषय का आरंभ हमें सीधे विषय से ही कर देना चाहिए, हमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। पहले उन बिंदुओं को ध्यान से समझना चाहिए, उन्हीं के आधार पर अनुच्छेद लिखना चाहिए। विद्यार्थियों, आपने देखा भी होगा अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। सबसे पहले हमें उन बिंदुओं को जो है ध्यान से हमें उन्हें पढ़ना होता है, समझना होता है। फिर उसी के आधार पर हमें क्या लिखना चाहिए? उसी के आधार पर हमें अनुच्छेद लिखना शुरू कर देना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। हमारी भाषा जो है वह कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, जो कि सबको समझ में आ जाए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली मतलब कि दूसरों पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा अपने विषय से भटकना नहीं चाहिए। जिस विषय के बारे में आपसे पूछा गया हो उसी विषय पर आपको जो है उसी विषय से संबंधित बातें उसमें लिखनी चाहिए। आपको अपने विषय से भटकना नहीं चाहिए। अनुच्छेद लेखन की कुशलता पाने का एक ही मंत्र है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। यदि आप अनुच्छेद लेखन में कुशलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति को लिख दे तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, यदि अनुच्छेद के आरंभ में हम उससे जुड़ी हुई कोई सूक्ति, कोई मुहावरा, उदाहरण या फिर कोई कविता की पंक्ति ही लिख देते हैं तो इससे अनुच्छेद प्रभावशाली हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको इन बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कि कार्यालयों में या फिर विद्यालयों में लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कि हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, जैसे कि मामा, मामी, चाचा, पिताजी, भाई, बहन। तो ये पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं, और इस बार आपके सिलेबस में केवल अनौपचारिक पत्र ही है। तो विद्यार्थियों, पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से। पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जो हमारी भाषा है पत्र लिखने की, सरल, सुबोध मतलब कि सबको आसानी से समझ में आ जाए इस तरीके की होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए।
नंबर 2, पत्र में प्रेषक के पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। अगली पंक्ति में दिनांक लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें उसमें क्या लिखना चाहिए? प्रेषक, प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला, ठीक है। उसके पते का हमें स्पष्ट रूप से उसमें हमें क्या करना चाहिए? उल्लेख करना चाहिए और उससे अगली पंक्ति में हमें दिनांक लिखनी चाहिए। संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। जो संबोधन है, यदि हमसे कोई छोटा है, जैसे कि छोटा भाई है, तो हम उसे प्रिय लिख सकते हैं। यदि हमारा मित्र है, उसे भी हम प्रिय लिख सकते हैं। और यदि हमारे पिताजी हैं, चाचा जी हैं, तो हम उनके लिए क्या लिखेंगे? आदरणीय लिखेंगे, ठीक है। तो संबोधन तथा अभिवादन, अभिवादन यदि छोटा है तो हम उनको, छोटों को क्या कहते हैं? या तो प्यार लिखते हैं, स्नेह लिखते हैं। और यदि बड़े हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार, ठीक है। तो संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगला है, पत्र का मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। जो उसका मुख्य विषय है वो सहज और स्वाभाविक लगना चाहिए। पत्र पाने वाले के संबंध का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हम पत्र किसे लिख रहे हैं, उस संबंध को ध्यान में रखते हुए हमें शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें हमें यहाँ वहाँ की बातें जो है नहीं लिखनी चाहिए। पत्र जो है संक्षिप्त होना चाहिए। लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। जो हमारा लेख है, जो लिखाई है, वह सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम किसे लिखते हैं? अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, ठीक है। तो यदि हमें सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं? यदि हम परीक्षा से, हम जो है परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ लिखते हैं परीक्षा भवन, उसके बाद दिनांक, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं संबोधन पर। यदि हम अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या संबोधन देंगे? उसे प्रिय। और यदि बराबर वाले हैं, जैसे कि हमारे मित्र होते हैं, उसको भी हम क्या लिखेंगे? प्रिय लिखेंगे। और यदि हम बड़ों को लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या आता है? पूज्य, पूजनीय और आदरणीय, ठीक है। संबोधन के बाद हम आते हैं अभिवादन की तरफ। अभिवादन यदि छोटे हैं तो हम उनको स्नेह लिखते हैं, बराबर वालों को नमस्कार लिखते हैं, और बाद में देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है। और यदि हम बड़ों को लिखते हैं तो हम उन्हें क्या लिखेंगे? सादर नमस्कार, ठीक है, या फिर सादर चरण स्पर्श, ठीक है। संबोधन के बाद हम आते हैं मुख्य विषय पर। इसको हम 3 भागों में, 3 पैराग्राफ में बांट देते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना देते हैं, उसके बाद हम विषय के बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम उसका समापन करते हैं, ठीक है। और फिर जब हमारा ये लिख के तीनों पैराग्राफ पूरे हो जाते हैं तो अंत में हम क्या लिखते हैं? सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, यदि हम छोटे को पत्र लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो हम उसे क्या लिखेंगे? तुम्हारा भाई, ठीक है। और यदि हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो हम उन्हें तुम्हारा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उनके लिए क्या लिखेंगे? जैसे कि पिताजी हैं तो हम क्या लिखेंगे? आपका बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पत्र का प्रारूप, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे संदेश लेखन के बारे में। आपको पता होना चाहिए संदेश लेखन इसी साल से आपके इसमें सम्मिलित किया गया है, आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले जान लेंगे संदेश लेखन कहते किसे हैं। वह कथन या बात जो लिखित रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को भेजी गई हो, उसे संदेश कहते हैं। वह कथन या बात जो लिखित यानी कि लिख कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम संदेश कहते हैं। या फिर किसी के द्वारा कहलवाई गई या भिजवाई गई बात को संदेश कहा जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे संदेश लेखन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बहुत ध्यान से आपको समझना है। सबसे ऊपर मध्य में संदेश शब्द लिखना चाहिए।
सबसे पहले हमें सबसे ऊपर क्या लिखना चाहिए, मध्य में संदेश शब्द लिखना चाहिए। उसके बाद हमें दिनांक लिखनी चाहिए। हम किस तरफ लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे। समय को दिनांक के ठीक सामने दाईं तरफ लिखना चाहिए। दिनांक लिखेंगे बाईं तरफ और समय कहाँ लिखेंगे, हम उसके ठीक सामने दाईं तरफ लिखेंगे। संदेश लेखन से पूर्व सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर बनाएं। हमें संदेश लिखने से पहले क्या कर लेना चाहिए, सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर बना लेना चाहिए। दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन लिखना चाहिए, जैसे प्रिय, माननीय, मान्यवर। दिनांक के ठीक नीचे यानी कि दिनांक के ठीक नीचे उसके अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, विषय के अनुरूप हम संबोधन लिखेंगे, जैसे कि प्रिय, माननीय, मान्यवर इत्यादि। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 3 लाइनों में मुख्य विषय का वर्णन करेंगे। हम इसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखेंगे। और अंत में हम क्या करेंगे, अंत में बाईं तरफ संदेश भेजने वाले का नाम लिखेंगे। संदेश को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। हमें संदेश जो है कैसे लिखना चाहिए, निर्धारित, उसके लिए जो शब्द सीमा तय की गई है उसी में हमें उसे लिखना चाहिए। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। जो वाक्य आप उसमें लिख रहे हैं, एक तो वे छोटे होने चाहिए और दूसरा उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और सुगम होनी चाहिए, जो कि आसानी से समझ में आ सके। अब इसके बाद हम जानेंगे संदेश लेखन का प्रारूप। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है संदेश। ठीक है, बीच में सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, संदेश लिखना है। संदेश लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद हम उसके ठीक सामने यहाँ पर समय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति में हम दिनांक के ठीक नीचे संबोधन लिखेंगे। और संबोधन लिखने के बाद हम 2 से 3 लाइनों में यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो विषय है वो लिखेंगे। जो हमें जिसके ऊपर दिया गया है संदेश लिखने के लिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे और अंत में हम उसका समापन करेंगे। ठीक है, तो ये था संदेश लेखन का प्रारूप। इसे आपको ध्यान से जो है देखना है और समझना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद है हमारा संवाद लेखन। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत होती है उसको जब लिखित रूप दे दिया जाता है, उसको जब लिखित रूप दे दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहा जाता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दे दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवाद छोटे, सरल और रोचक होने चाहिए। संवाद ऐसे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि यदि आप बड़े बड़े संवाद लिखोगे बहुत गलतियां होंगी। ठीक है, तो वे छोटे, सरल और रोचक होने चाहिए। दूसरा, संवाद की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और पात्रानुकूल होनी चाहिए। पात्रानुकूल, जो उसमें पात्र हैं उनके अनुकूल होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। अगला है, संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। संवाद जब हम लिखते हैं उसका प्रत्येक वाक्य जो विषय आपसे पूछा जा रहा है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। संवाद अवसर के अनुकूल होने चाहिए। सुख में खुशी, गम में गमी और क्रोध में उग्रता होनी ही चाहिए। संवाद जो है बच्चों अवसर के अनुकूल होने चाहिए। यदि सुख का माहौल है तो खुशी, ठीक है, यदि गम का है तो गमी और यदि क्रोध का है तो उग्रता उनमें होनी ही चाहिए। यानी कि जो हमारे संवाद है वे अवसर के अनुकूल होने चाहिए। अगला है, संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
जब हम संवाद लिखते हैं तो संवाद लिखते समय जो भी विराम चिन्ह उसमें आ रहे हैं उनका हमें उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में हमने अभी तक जो देखा, हमने जो है पहले देखा किसके बारे में पढ़ा, अनुच्छेद लेखन के बारे में, उसके बाद हमने पत्र के बारे में, फिर तीसरा था हमारा संदेश और चौथा हमने संवाद। हमने जो है आज 4 टॉपिक कवर किए हैं। तो विद्यार्थियों आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको ना तो पत्र लिखने के लिए आएगा, ना ही संदेश, ना ही संवाद और ना ही अनुच्छेद लेखन। आपको उन पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसके नीचे विकल्प होंगे, तो उसमें से जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। ठीक है, और उस पर निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं आप बहुत ध्यान से उन प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद लेखन में उदाहरणों का प्रयोग कैसे किया जाता है? पहला इसमें विकल्प दिया गया है विस्तार के साथ, दूसरा है संकेत भर, तीसरा है बढ़ा चढ़ाकर। तो विद्यार्थियों अभी भी आपने सीखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उदाहरणों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। हम उदाहरणों का प्रयोग संकेत भर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद लेखन की कुशलता किस बात पर निर्भर करती है? दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने से पहले प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद लेखन की कुशलता किस बात पर निर्भर करती है? पहला अभ्यास करने पर, दूसरा है अभ्यास ना करने पर और तीसरा है कभी कभी अभ्यास करने पर। तो बताइए इसमें जो सही है वो क्या है? वो है अभ्यास करने पर, यानी कि पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद लेखन में वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए, बड़े बड़े वाक्य, एक दूसरे से भिन्न वाक्य। तो वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य जो है एक छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। प्रश्न 4, अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? प्रधानाचार्य को, रिश्तेदारों को, अधिकारी को। मैंने अभी भी आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? हम अनौपचारिक पत्र रिश्तेदारों को लिखते हैं। प्रश्न 5, पिताजी को लिखे गए पत्र में किस संबोधन का प्रयोग होता है? प्रिय पिताजी, आदरणीय पिताजी, चिरंजीव पिताजी। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से जो आपको प्रारूप दिखाया था उसे भी देख लेंगे। और मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि पिताजी को लिखे गए पत्र में हम जो है क्या लिखते हैं, किस संबोधन का प्रयोग करते हैं? आदरणीय पिताजी। हम उन्हें आदर देते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? आदरणीय पिताजी। प्रश्न 6, पत्र लिखने की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए, वर्तनी अशुद्ध होनी चाहिए। तीसरा इसमें विकल्प दिया है भाषा कठिन और अस्पष्ट होनी चाहिए। तो इसमें भी पहला विकल्प सही है, पत्र लिखने की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न 7, जो बात लिखित रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को भेजी गई हो उसे क्या कहते हैं? जो बात लिखित रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को भेजी गई हो उसे क्या कहते हैं? सूचना, विज्ञापन या संदेश? क्या कहते हैं? लिखित रूप से दूसरे व्यक्ति को भेजी गई है उसे हम संदेश कहते हैं। संदेश लेखन में संबोधन किस तरफ लिखा जाता है? बाईं तरफ दिनांक के नीचे, दाईं तरफ दिनांक के नीचे, संदेश के अंत में। तो इसके लिए भी आपको ध्यान से इसका उत्तर देना है। कौन सा सही है इसका विकल्प? पहला विकल्प सही है। बाईं तरफ
दिनांक के नीचे। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिखित रूप को क्या कहते हैं? सूचना लेखन, संवाद लेखन, संदेश लेखन। क्या कहते हैं? बातचीत के लिखित रूप को हम संवाद लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? विषय के प्रतिकूल, विषय से हटकर, विषय के अनुकूल। कैसी होनी चाहिए? संवाद की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के साथ विकल्प दिए जाएंगे, तो आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। इसके लिए इसे जो है पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आज मैंने आपको रचना विभाग में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, अनुच्छेद, पत्र लेखन, संदेश, संवाद, आपको सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।